एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत ने चीन को आर्थिक झटका देने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगने के बाद सरकार अब वहां से होने वाले इंपोर्ट पर लगाम कसने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ऑफिस ने वाणिज्य मंत्रालय से सुझाव मांगे हैं कि कैसे चीन से इंपोर्ट को कम किया जा सकता है। लद्दाख सीमा पर चीन से तनातनी के बीच लद्दाख में भारतीय सेना के पैरा ट्रूपर तैयार हो गए हैं। लद्दाख में भारतीय सेना का सबसे अहम युद्धाभ्यास होने जा रहा है। ये भारतीय सेना का लद्दाख में बड़ा ऑपरेशन है। कुछ घंटों में सैनिकों को बड़ी संख्या में तैनात करने का परीक्षण है। पैरा ड्रॉपिंग के जरिए सैनिकों को लेह के पास उतारा जाएगा। आज भारतीय सेना कम समय में अधिक सैनिकों की तैनाती का अभ्यास करेगी। भारतीय सेना इस अभ्यास में अपनी क्षमता को जांचेगी ताकि धोखेबाज चीन भविष्य में अगर कोई चाल चलता है तो भारतीय सेना पूरी ताकत से उसको जवाब दे सके। देश में प्राइवेट ट्रेनें चलाने को लेकर रेलवे तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेलवे की योजना 109 ट्रेनें चलाने की है, लेकिन आपको इन खास ट्रेनों में यात्रा करने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी होगी, क्योंकि इसका किराया खुद कंपनियां तय करेंगी। कंपनियों की तरफ से एयरलाइंस की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी। पसंद की सीट के लिए आपको ज्यादा किराया देना पड़ सकता है। बैगेज, ऑन बोर्ड और तमाम जो बाकी सुविधाएं हैं उसकी सर्विस के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट पैसेंजर को देनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे के रेल नेटवर्क पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए उठाए जाने वाला ये पहला कदम है। वैसे पिछले साल आईआरसीटीसी ने लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस के साथ इसकी शुरुआत की थी। फिलहाल आईआरसीटीसी 3 ट्रेनों का परिचालन करता है, जिसमें वाराणसी इंदौर मार्ग पर काशी महाकाल एक्सप्रेस, लखनऊ नई दिल्ली तेजस और अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस शामिल है। देश में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटे में 22,200 से ज्यादा मामले देश में सामने आए हैं। यही नहीं, 467 लोगों की मौत हुई है। इन नए मामलों के बाद संक्रमितों की संख्या 7 लाख के पार जा चुकी है। इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। ठीक होने वाले लोग 4,39,000 के पार हो चुके हैं। हालांकि 2,59,000 अब भी कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सबसे अधिक प्रभावित है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,08,000 के पार पहुंच गई है। अब तक कोरोना ने यहां 3,500 से ज्यादा लोगों की जान ली है। राहत की बात यह है कि यहां पर रिकवरी रेट भी 70% से ज्यादा हो गया है। राज्य में अभी एक्टिव केस 25,600 से ज्यादा है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,360 से ज्यादा नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में कुल संक्रमित 2,11,000 पहुंच गए हैं। मरने वालों की संख्या 9,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 54% है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। राज्य में मिशन बिगिन अगेन शुरू हो चुका है। मिशन के तहत लॉकडाउन में लगातार ढील दी जा रही है और इसी के मद्देनजर राज्य में कल से होटल, गेस्ट हाउस और लॉज खुल जाएंगे। हालांकि कुछ शर्तें इसके साथ लागू की गई हैं। ये होटल्स और गेस्ट हाउस कंटेनमेंट जोन से बाहर होने चाहिए। होटल्स को सिर्फ 33% क्षमता के साथ ही संचालन करना होगा। इसके साथ ही इन होटल्स और गेस्ट हाउस में सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाजत होगी जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे। होटल में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर होना अनिवार्य है। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। होटल के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस हफ्ते रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे सकती है। कोरोना काल में अस्पतालों में मरीजों और स्टाफ के बीच फिजिकल कांटेक्ट कम करने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। इसी कड़ी में मुंबई के एक दंपति ने सुपर डॉक्टर नाम का सॉफ्टवेयर बनाया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से अस्पताल में क्लिनिकल काम के लिए वर्चुअल सॉल्यूशन दिया जा सकता है।
सिर्फ यही नहीं, यह सॉफ्टवेयर अस्पताल का कामकाज पेपरलेस कर सकता है। डॉक्टर भी सीधे अपने घर से बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरीजों को हिदायतें दे सकते हैं और उनका रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। फिलहाल इस सॉफ्टवेयर का बीएमसी के अस्पताल में ट्रायल चल रहा है। इनके बहुत सारे सेटअप्स हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया है। उनको एक किसी अगर डीन को या फिर एक किसी एडमिनिस्ट्रेटर को सारे हॉस्पिटल्स, एक बर्ड्स आई व्यू जिसको हम बोलते हैं, ऊपर से अगर देखना है कि मेरे कौन से हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, कौन से बेड पे कौन पेशेंट है, उस पेशेंट की आज क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है, उसकी एक्सरे रिपोर्ट, उसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट अगर देखनी है, तो दिस इज़ द ओनली सिस्टम इन इंडिया विच कैन शो यू। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कोरोना इलाज की अधिकतम दरों की एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी नीति आयोग के प्रस्ताव को आधार मानते हुए जारी की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि क्षेत्र के आधार पर हॉस्पिटल अपनी अधिकतम दरें तय कर सकते हैं। नर्सिंग होम, स्टैंड लोन हॉस्पिटल इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक 20 से 35% दरें कम कर सकते हैं। दरों में पीपीई, कोविड टेस्टिंग, कंसल्टेशन, ड्रग और मेडिकल कंज्यूमेबल शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत मिलने वाले वेंटिलेटर्स पर सवाल खड़े किए थे। अब वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी की ओर से जवाब दिया गया है। कंपनी ने सभी आरोपों को नकारा है। पीएम केयर्स फंड के तहत एग्वा हेल्थ केयर वेंटिलेटर बना रही है। कंपनी के को फाउंडर प्रोफेसर दिवाकर वैश्य ने कहा कि उनके वेंटिलेटर पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो निराधार हैं। क्वालिटी के आधार पर उनका वेंटिलेटर हर मानक पर खरा उतरता है। कोरोना के इस दौर में बच्चों पर बोझ कम करने के लिए सीबीएसई ने अपना सिलेबस 30% तक कम कर दिया है। सीबीएसई का यह फैसला 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए लागू किया गया है। एकेडमिक लॉस को कम करने के लिए सीबीएसई की तरफ से यह फैसला सामने आया है। दरअसल कोरोना के चलते स्कूल बंद हैं। कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं, लेकिन उसमें कई दिक्कतें बच्चों और टीचर्स को पेश आ रही हैं। तो ये थी राजनीति से जुड़ी 10 अहम खबरें और चलिए अब बात करते हैं बिजनेस की टॉप 10 खबरों की। वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने और भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव घटने के सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। लगातार 5 दिनों से सेंसेक्स निफ्टी में बढ़त देखी जा रही है। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.51% की तेजी के साथ 187 अंक चढ़कर 36,674 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 36 अंक बढ़कर 10,800 के स्तर पर बंद हुआ। जानकारों का कहना है कि दुनिया भर के बाजारों में सकारात्मक रुख बना हुआ है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने के साथ ही बाजार तेजी के रुख में है। घरेलू बाजार पर भी इसी का असर नजर आ रहा है। इसके साथ ही भारत चीन के बीच तनाव घटने से भी निवेशकों की धारणा में सुधार आया है। शंघाई, हांगकांग के शेयर बाजारों में बढ़त नजर आ रही है। बाजार में आज के दिन भर के कारोबार में बैंक और एनबीएफसी शेयरों में तेजी देखने को मिली। बैंकों में बंधन बैंक, इंडसइंड, आईसीआईसीआई और आईडीएफसी बैंक में तेजी देखने को मिली। वहीं एनबीएफसी गेनर्स की बात करें तो इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, उज्जीवन, बजाज फाइनेंस और चोला इन्वेस्टमेंट में तेजी रही। बैंकों और एनबीएफसी के अलावा आईटी के शेयरों में भी तेजी नजर आई। वहीं ऑयल एंड गैस और मेटल शेयरों में गिरावट नजर आई। रियल्टी कंपनी एनबीसीसी को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंपनी को बीमार सरकारी कंपनियों की खाली पड़ी जमीन के डेवलपमेंट का काम मिल सकता है। 10 पीएसयूज के पास 5,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है। सरकार बीमार पीएसयूज के एसेट्स बेचने की तैयारी में है। सरकारी कंपनियों की बात करें तो सबसे ज्यादा एमटीएनएल, एचएमटी और स्कूटर्स इंडिया के पास लैंड बैंक हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज एक अहम बैठक की। वेबकास्ट के जरिए हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, वीके सिंह समेत अन्य मंत्री शामिल हुए। बैठक में पेंडिंग पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा 187 से ज्यादा हाईवेज के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस जल्द करने की बात भी उठाई गई। मीटिंग में नेशनल हाईवेज पर लेवल क्रॉसिंग हटाने को लेकर भी चर्चा हुई। कोरोना काल में प्रॉपर्टी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मुंबई और दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। मई जून में मुंबई में 70% प्रोजेक्ट की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर जनवरी और मार्च के बीच बिक्री 25 से 30% गिरी है। बिल्डर बिक्री बढ़ाने के लिए बड़े बड़े डिस्काउंट्स और स्कीम्स का सहारा ले रहे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बिल्डर अभी कीमतों में और भी कटौती कर सकते हैं। रियल एस्टेट कंपनी हीरानंदानी ग्रुप ने देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर लॉन्च किया है। योटा के ब्रांड नेम से यह डेटा सेंटर नवी मुंबई के पनवेल में बनाया गया है। योटा में हीरानंदानी ग्रुप की 100% हिस्सेदारी होगी। इस पूरी योजना के लिए 3,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। हालांकि इसके पहले फेज में 1,000 करोड़ का निवेश पहले ही किया जा चुका है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में योटा NM1 को ऑनलाइन लॉन्च किया गया। इधर NSE ने अपना ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर नीट ऑन वेब बंद कर दिया है। इसके बाद कई ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग और निवेश का मौका दे रही हैं। इसी तरह ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रूपी सीड ने अपने प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ निवेशकों को निवेश करने का मौका दिया है, बल्कि ब्रोकर्स के लिए भी कई फीचर्स लाए हैं। रूपी सीड का कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म पर एनालिटिक्स, डेटा, कॉर्पोरेट न्यूज समेत कई अन्य चीजें एक ही जगह पर मिलती हैं। ये न सिर्फ निवेशकों के लिए बेहतर है, बल्कि ब्रोकर्स के लिए भी काफी मुफीद है। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 25 मार्च से 30 जून 2020 के बीच जो भी बेटियां 10 साल की उम्र पूरी कर रही हैं, वो भी इस योजना के तहत अपना खाता खुलवा सकती हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से जो माता पिता इस योजना में खाता नहीं खुलवा पाए थे, अब उनके पास 31 जुलाई तक का समय है। कोरोना से अब सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। आलू, गोभी, प्याज जैसी सब्जियों के दाम 25 से 200% तक बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा उछाल टमाटर की कीमतों में देखने को मिला है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि बारिश से फसल खराब होने की वजह से सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं। इसके साथ ही डीजल की कीमतें बढ़ने से भी दाम में इजाफा नजर आ रहा है। थोक बाजार में सभी सब्जियां महंगे दामों पर बिक रही हैं। तो चलिए देश और दुनिया की 20 अहम खबरें जान लेते हैं, वो भी फटाफट अंदाज में। आज दिल्ली में हल्की बारिश होने से मौसम का मिजाज बदला है। बारिश की वजह से तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अभी पूरे जोर पर है। इस हफ्ते कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटों के भीतर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत तेलंगाना में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। देश में मानसून आने के साथ ही कई राज्यों में दिक्कतें बढ़ गई हैं। गुजरात में जहां बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं, तो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी रुक रुक कर बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए यहां एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। साथ ही अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इस बीच असम को बारिश से थोड़ी राहत मिली है। यहां पिछले कुछ दिनों से बारिश न होने से बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। दिल्ली स्थित शास्त्री भवन की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग कमरा नंबर 263 में लगी थी। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। शास्त्री भवन में इससे पहले भी आग लगी है। पिछले महीने ही 10 जून को आग लगी। हालांकि कोई बड़ा नुकसान होने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया।
आपको बता दें, इस भवन में पेट्रोलियम, सूचना प्रसारण समेत कई अहम मंत्रालयों के दफ्तर हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जम्मू कश्मीर में भी अनलॉक की प्रक्रिया में गार्डन और पार्क जोड़ दिए गए हैं। कल से राज्य में सभी गार्डन और पार्क खोल दिए जाएंगे। राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडवाइजर बसीर अहमद खान ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल से लोग गार्डन और पार्क्स में जा सकेंगे। हालांकि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अन्य जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वो खुद के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि विकास दुबे की तलाश में मिनट टू मिनट सर्विलांस की जा रही है। यही नहीं, विकास दुबे पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक विकास दुबे हत्थे नहीं चढ़ता, तब तक दिन रात उसकी तलाश जारी रहेगी। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस ने सोमवार को फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने उनसे दिवंगत एक्टर के साथ उनके संबंधों और फिल्मों से निकालने से जुड़े सवाल पूछे। पुलिस ने उनसे 30 से ज्यादा सवाल पूछे। फिल्मों में ड्रॉप करने के सवाल पर जब भंसाली ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने सुशांत को किसी भी फिल्म से नहीं हटाया था, बल्कि दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त होने के कारण उन्होंने खुद फिल्में छोड़ी थीं। शाहरुख खान पंजाब में शूटिंग करने जा रहे हैं। राजकुमार हिरानी की अगली फिल्म के लिए शाहरुख पंजाब में शूट करेंगे। प्रवासी भारतीय की जिंदगी में झांकती ये फिल्म एक सोशल कॉमेडी फिल्म है, जिसकी कहानी पंजाब और कनाडा के इर्द गिर्द घूमेगी। शाहरुख ने इस किरदार के लिए बाल बढ़ाने भी शुरू कर दिए हैं। अक्टूबर में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान 3 जुलाई को दुनिया को अलविदा कह गईं और अब उनकी कहानी बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी हो रही है। जाने माने डायरेक्टर और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने सरोज खान पर बायोपिक बनाने का फैसला किया है, जिसकी बातचीत शुरू हो गई है। फिल्म कलंक की शूटिंग के दौरान रेमो की बात सरोज जी से हुई थी और सरोज जी चाहती थी कि रेमो ही उनकी बायोपिक बनाए, क्योंकि वो दोनों ही जीरो से हीरो बने। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज 39 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 7 जुलाई 1981 को तब के बिहार और आज के झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था। धोनी ने अपनी कप्तानी में देश को 2007 में T20 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप के अलावा 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। 1996 से 2004 तक कमांडो क्रिकेट क्लब में धोनी के कोच रहे चंचल भट्टाचार्य कहते हैं कि धोनी मैदान के अंदर और बाहर हमेशा शांत नजर आते हैं। वहीं उनके स्कूल टाइम के कोच और KR बनर्जी के मुताबिक धोनी अभी भी पूरी तरह फिट हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन की बधाई देने वालों में विराट कोहली भी शामिल हुए हैं। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर धोनी की 3 तस्वीरें शेयर की। इन तीनों तस्वीरों में विराट कोहली उनके साथ हैं और तीनों ही तस्वीरें एक दूसरे से काफी अलग। कोलाज के तौर पर शेयर की गई इन तस्वीरों में एक बात कॉमन नजर आ रही है और वो ये कि तीनों ही तस्वीरों में दोनों के चेहरे पर मुस्कान है। इसके कैप्शन में विराट कोहली ने लिखा है कि हैप्पी बर्थडे माय भाई, और इसके साथ ही अपनी शुभकामनाएं दी हैं और उनकी अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना की है। महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन की बधाई पाकिस्तान से भी आई है। पाकिस्तान क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी वकार यूनिस ने धोनी की तारीफ की है। एक चैट शो के दौरान वकार ने धोनी की तारीफ करते हुए कहा कि धोनी की उपलब्धियां काबिले तारीफ हैं। उन्होंने कहा कि धोनी एक लाजवाब क्रिकेटर हैं और जिस तरह से उन्होंने टीम की कप्तानी की है उसे लफ्जों में बयां करना मुमकिन नहीं। वकार ने कहा कि धोनी बहुत बड़े और अच्छे कप्तान हैं। वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। छोटे से शहर से आकर इतनी ऊंचाई हासिल करना मामूली बात नहीं है। धोनी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने पाकिस्तानी पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को टीम इंडिया पर कमेंट करने पर आड़े हाथों लिया है। हाल ही में अफरीदी ने कहा था कि भारतीय टीम हारने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से माफी मांगती थी। इस पर आकाश ने अफरीदी पर पलटवार करते हुए कहा कि इस दुनिया में सांप के काटने की दवा है, लेकिन गलतफहमी की नहीं।
पाकिस्तान के बल्लेबाज उमर अकमल पर लगे 3 साल के प्रतिबंध के मामले पर सुनवाई 13 जुलाई को की जाएगी। आपको बता दें, पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के मामले को लेकर अकमल पर आरोप लगाए थे और बोर्ड ने इस मामले को अनुशासन समिति को भेजा था, जिसके बाद पीसीबी अनुशासन समिति ने अकमल को भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत दोषी पाया था और 27 अप्रैल को उन पर 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। पीओके के मुजफ्फराबाद के लोग चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। उनका आरोप है कि चीन अवैध तरीके से नीलम और झेलम पर बांध बना रहा है। लोगों का यह भी आरोप है कि इससे पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देखते रहिए ज़ी बस्टर्स।